वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, नेपाल के भी वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला जो है मुस्तफ़ी हो गए जी। 3 दिनों में एक तो ये जो हमास की क़यादत के साथ अभी मामला इंतहाई एक खूनी रुख पे चला गया पूरा मशरिक़ वस्ता और बाकी दुनिया जो है अचानक गैर मुतवक्किल तौर पे। और दूसरा जो है वो 3 दिनों में 3 वज़ीर आज़म जो हैं वो अपने ओहदों से वो गए। पहले जापान के वज़ीर आज़म, फिर उसके बाद फ़्रांस के वज़ीर आज़म, और वहाँ पर कल मैंने बड़ी तफसील से फ़्रांस की बात इसलिए की थी, उसकी वजह यह है कि ताकि लोगों को अंदाज़ा हो, आम लोगों को, कि मईशत कहाँ खड़ी है पूरे यूरोप की, और ख़ास तौर पे वहाँ पर चूँकि माशी बुनियादों पे उन्होंने कहा था कि मैं ये बजट कट करने जा रहा हूँ, तो उसके नतीजे में राइट विंग के लोग सामने आ रहे हैं। तो उसके नतीजे में वहाँ पे जॉब्स, इमिग्रेशन, वहाँ के वीज़े, और वहाँ पे मतलब आने वाले दिनों के अंदर यूरोप के अंदर जो है वो एक राइट विंग की, और कल जो है वो फ्रांस में ब्लॉक यानी ब्लॉक फ्रांस मुजाहरे हो रहे हैं कि उनकी ट्रेड यूनियन और जो लेफ़्ट के लोग हैं वो पूरे फ्रांस के अंदर हड़तालों की अपीलें कर रहे हैं। तो ये मईशत जो है मुख्तलिफ मुल्कों की, और उसके नतीजे में जॉब्स और वहाँ पे तालीम हासिल करनी है और जाना है, वो सारे कवानीन चूँकि तब्दील हो रहे हैं, इसलिए मैंने कल फ्रांस की बात की थी। आज जो नेपाल में हुआ है, वो नेपाल में तो 24 घंटों के अंदर, 24 या 72 घंटों में ये तेज़ी के साथ जो जेन ज़ी का जिसको कहा जा रहा है कि उन्होंने तो पूरा पॉलिटिकल आप समझें कि पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम का ही धड़ा तख्ता कर दिया है, यानी पूरा का ये जेन ज़ी जो है। अच्छा, हुआ ये कि वो वहाँ पे उन्होंने, ये मुझे बिल्कुल लेबनान याद आया कि लेबनान के अंदर भी कुछ ऐसा ही सिलसिला हुआ था। मतलब इससे एक मुख्तलिफ सूरत हाल भी थी, या काफ़ी हद तक इससे मिलती जुलती थी, क्योंकि इन्होंने ये किया कि जो वजह बनी, एक ट्रिगर पॉइंट होता है ना, मामला तो करप्शन के भी इन पे एलिगेशन थे, ये जो के पी ओली शर्मा और ये इनके करप्शन के भी इल्ज़ामात थे, इनके मिस गवर्नेंस के इल्ज़ामात थे। ये 4 दफ़ा वज़ीर आज़म रहे हैं, पहले 2 दफ़ा ये पूरी मुद्दत की, 2 दफ़ा ये कुछ अरसे के लिए रहे, 4 दफ़ा वज़ीर आज़म रहे हैं। कम्युनिस्ट पार्टी जो नेपाल की है उसको ये उसके ये फ़ाल मेंबर्स में से थे, तो उसके सरबराह भी थे और काफ़ी। लेकिन इशू ये है कि इन्होंने जो सोशल मीडिया पे पाबंदी आयद की, और सबसे ज़्यादा जो मैंने लेबनान में चीज़ देखी थी, देखें हुआ ये था, लेबनान में जो 2019 में गालिबन जब ये उनका पूरा पॉलिटिकल सेटअप ही गिर गया था, वहाँ पे ये गज़ा से बहुत पहले की बात, उसमें हुआ ये था कि वहाँ पर महंगाई बहुत बढ़ रही थी, करप्शन बहुत बढ़ी थी। लेबनान की पॉलिटिकल लीडरशिप सारी जो है वो जाके यूरोप के मुल्कों में रहती थी और यहाँ पर अपना कारोबार करती थी, ख़ास तौर पे चूँकि वो ज़ाहिर है फ्रेंच उसमें रहा है मैंडेट में, तो वो उसके नतीजे में वो टैक्स लगाते गए। एक दिन ये हुआ, वो कहते हैं ना कि वो एक कुछ ट्रिगर पॉइंट होता है, एक दिन वहाँ ये हुआ कि उन्होंने व्हाट्सएप के ऊपर टैक्स लगा दिया। जब व्हाट्सएप की कॉल पे टैक्स लगाया उन्होंने, तो सारा लेबनान उसके बाद ट्रिगर वो एक पॉइंट, उधर लोग सड़कों में निकले, और उसके बाद उनका वो पूरा पॉलिटिकल सेटअप ही गिर गया, जो अब जाके कहीं बनाए, जिसको जनरल जोसेफ वाइन बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि वज़ीर आज़म नए आ जाए। और इतने अरसे कोई वहाँ पे वज़ीर आज़म या कोई सदर टिक नहीं सका, सिर्फ स्पीकर अपनी जगह नबी बेरी रहे। अब यहाँ पर इन्होंने नेपाल में क्या किया कि इन्होंने एक्स बंद कर दिया, फेसबुक बंद कर दिया, साथ ही व्हाट्सएप भी बंद कर दिया। अच्छा, ये ट्रिगर पॉइंट था, लेकिन इन्होंने सोशल मीडिया पर पाबंदियां ऐड कर दी, और इनका ख्याल था कि उसके नतीजे, उसके बाद वो लोग बाहर आ गए, नौजवान बाहर निकले। ये जेनजी का इनकलाब से कहा जा रहा है। जेनजी से मुराद ये वो 2012 तक, 97 से 12 के दरमियान जो जनरेशन पैदा हुई है, उसके बाद भी नौजवान अवाम सब निकले सड़कों पर, इनका दड़ा था। मुझे नहीं पता कि ये नेपाल में मौजूद है या नेपाल से। उसके बाद ये हुआ कि इनके वज़ीरों को इनके घर को आग लगा दी, और उसके बाद ये हुआ कि इनके वज़ीरों पे अटैक हुआ, इनके वज़ीरों के पार्लियामेंट बिल्डिंग को आग लगा दी नौजवानों ने और सारे लोगों ने, और सब। अच्छा, उसके बाद ये हुआ कि इनका तो जो धड़न तख्ता इनका तो होना था तो हो गया, जो कम्युनिस्ट पार्टी के ये थे, और ये जो है ये उसमें जो बादशाहत ख़त्म हुई थी 2007 में, जो बादशाहत वहाँ से ख़त्म हुई थी, तो उस बादशाहत के ख़त्म करने में ये मौज 10 साल तक खाना जंगी का शिकार रहा नेपाल। तो 10 साल तक वहाँ खाना जंगी रही, और फिर उसके बाद ये हुआ कि
उनके जो बादशाह थे वो बादशाह ने कुछ 7 जमातों को बुलाया था, उनका इत्तेहाद वगैरह बना के उन्होंने कहा ठीक है मैं पार्लियामेंट को बहाल करता हूँ और पुराना जो एक तरीका है बादशाह भी होगा। और ये नेपाल जो है ना ये बड़ी पुरानी तहजीब है। नेपाल जो है ये पुराना यानी कदीम अगर आपको कहीं हिंदू मज़हब की आपको मिलती है ना आपको रूट्स मिलती हैं जिन इलाकों में, तो वो उनमें से नेपाल एक है। और नेपाल की इस वजह से एक तो मज़हब के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, दूसरा यह है कि नेपाल का एक इलाका ऐसा है उनके साउथ में जहाँ पर गौतम बुद्ध भी पैदा हुए थे। तो बुद्धिज़्म का भी जो मरकज़ है वो नेपाल का ही एक इलाका है। उनके साउथ में एक इलाका है जहाँ पे गौतम बुद्ध की भी विलादत हुई थी। तो एनीवे, और ये लैंड लॉक है। और ये बांग्लादेश अगर इसको मैप पे देखें तो बांग्लादेश से ये सेपरेट है वो सिलीगुड़ी कॉरिडोर से, और ये जो है ये भूटान और इनके दरमियान जो है वो सिक्किम, तो मतलब ये चाइना, ये बड़ी इसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन। 12 लैंड लॉक कंट्री है, सार्क का जो है ये मेंबर है, साउथ एशिया में एक बड़ा एक। अब ये हुआ कि इनकी किंगडम ऑफ नेपाल थी, तो कई सालों से कोई 1768 से गालिबन इनकी बादशाहती यहाँ पे रही। बादशाहत ही यानी बादशाह ही होते थे यहाँ पे। उसके बाद फिर ये हुआ कि वो शाह डायनेस्टी कहलाती थी, और शाह डायनेस्टी के साथ फिर ये हुआ कि एक मामला इनका कोई तय हुआ 19वीं सदी के वस्त में, और उसमें ये हुआ कि वो वज़ीर आज़म भी होगा, एक तहरीक चली वहाँ पे। तो वज़ीर आज़म भी लेकिन वो ख़ानदानी, तो वो राणा डायनेस्टी कहलाती थी। तो राणा डायनेस्टी और शाह डायनेस्टी जो है उसका बादशाह होता था और राणा डायनेस्टी का वज़ीर आज़म होता था। तो ये सिलसिला चलता रहा। लेकिन फिर ये हुआ कि वो अल्टीमेटली बादशाहत यहाँ पे ख़त्म हो गई। इस दौरान 2001 में एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश आया था। इनके जो बादशाह थे जो बिरिंदरा 55 साल इनके बादशाह, उनको 19 गालिबन उनकी अहलिया और 19 अहल खाना के साथ उनको उनके महल में कत्ल कर दिया गया था। तो ये इतनी खूनी लड़ाई वहाँ पे हो रही थी नेपाल बहुत अरसे तक। उसके बाद बहरहाल वहाँ बादशाहत जो है ख़त्म हुई, और उनके जो गोविंदरा हैं वो चले गए, उनके आखिरी जो बादशाह हैं वो चले गए मुल्क छोड़ के। बाकी फिर बाद में ये सिस्टम आ गया, प्रेसिडेंट भी उनके मौजूद हैं, और प्रेसिडेंट भी मौजूद हैं, और उनके वज़ीर आज़म भी मौजूद थे जो अब नहीं हैं। लेकिन हुआ ये कि ये जो KP शर्मा ओली हैं ये तो कम्युनिस्ट पार्टी के थे ना, ये वो अब इनसे जो पहले वज़ीर आज़म थे या जो इनके बाद के, तो वो हिज़्ब इख्तिलाफ में बैठे थे, वो माओइस्ट थे। अब ये जो मजमा था, जो नौजवान थे, इन्होंने पहले तो धड़न तख्ता किया ना, उनके महल को आग लगाई। उसके बाद उन्होंने रुख कर लिया वो जो हिज़्ब इख्तिलाफ का बंदा था, जो वो भी वज़ीर आज़म रहे हैं 4-5 दफ़ा मौसूफ, वो नेपाली कांग्रेस के वज़ीर आज़म थे, ये कम्युनिस्ट पार्टी के। वो हिज़्ब इख्तिलाफ को वहाँ पे साबिक वज़ीर आज़म वो और उनकी जो अहलिया, उनको भी जनाब पकड़ा, और वो वहाँ पे मुकीम उनकी वज़ीर ख़ारजा भी हो रही। तो वो उनको जनाब पकड़ के और वो उनकी भी फेंटी लगाई, और उनको भी कहीं महफूज मकाम पे पहुँचा दिया गया। कई वज़ीर उनके हत्थे लग गए अवाम के। अब वो जो शेर बहादुर हैं इनके, जो शेर बहादुर द्योबा, तो शेर बहादुर द्योबा अगर मैं सही प्रोनाउंस करूँ, तो वो उनकी भी फेंटी लगी, और उनको भी खूब मारा। जो यानी आप समझे ना कि जो कम्युनिस्ट पार्टी है और एक उनके मुखालिफ है ना माओइस्ट या नेपाली कांग्रेस, इधर भी आग लगा दी, उधर उनकी भी फेंटी लगी, पूरी पॉलिटिकल एलिट का ही सफाया हो गया। अच्छा, और उसके बाद वो जो पुष्पा कमाल जो है वो पुष्पा कमाल, तो उनके भी घर पे अटैक हुए, और उनका भी जो है वो धड़ा तख्ता हो गया। तो शेर बहादुर द्योबा जो यानी एक तो ये शर्मा तो गए ना, ये भी गए, और साथ उसके जो दूसरे जो थे मुखालिफ हिज़्ब इख्तिलाफ वो भी फारिग हो गए, और जो तीसरे वज़ीर आज़म थे उनका भी धड़ा तख्ता हो गया। उनके घर पे भी अटैक, और उनकी भी खूब फेंटी लगी। तो वो जो है वो जो पुष्पा कमाल दहाल के घर पे भी आग लगा दी। अब जो सदर हैं जिनको जाके इस्तीफ़ा पेश किया, वज़ीर आज़म आए, उन्होंने कहा मैं इस्तीफ़ा सदर को पेश करूँ, तो ईवान सदर को भी आग लगा दी। तो वहाँ का जो पूरा पॉलिटिकल सेटअप ही अब एक मेल्ट डाउन हो गया है। अब इसमें कुछ अब कौन है, अवाम सड़कों पे हैं, और टोटल केओस है। अब इस टोटल केओस को यानी ये बांग्लादेश से बिल्कुल डिफरेंट है। बांग्लादेश में तो ये हुआ ना कि फौज ने हसीना वाजिद की बात सुनने से इनकार कर दिया, उसको टाइम दिया कि आप इतनी देर में यहाँ से निकल जाए।
ठीक है ना। तो इतनी देर में हसीना बाजी निकल गई, वहां पे फौज आई, वो स्टूडेंट्स बैठे और एक वहीं टेरेंस सेटअप आ गया। यहां ये हुआ है कि यहां सारी पॉलिटिकल एलिट ही फारिग हो गई, जो इधर का था वो भी फारिग, जो इधर बैठा था वो भी फारिग, जो इसके मुकाबले में था वो भी फारिग, पूरी एलिट, पूरी की पूरी पॉलिटिकल एलिट फारिग हो गई। उन्होंने के सारे नौजवान के सारे चोर हैं, ये आपस में मिले हुए हैं और इनमें से हर आदमी 3-3 4-4 दफा जो है वजीर आजम, उस सबको साफ कर दिया उन्होंने। ये फर्क है। तो वहां एक पॉलिटिकल, अब कौन बचा है? वो सिर्फ जो बादशाह उनके 2007 में चले गए, तो बादशाह आएगी वापस। तो अब एक अजीब सूरत बन गई, वो उनके बड़े पढ़े लिखे नेपाल के लोग हैं, और मसला ये है कि वो क्या बादशाहत को कबूल करेंगे इस वक्त, ये तो इसके बाद ये बच्चा हो, तो वो अब एक अजीब सूरत डेवलप हो गई है। या ये हो सकता है कि वो बादशाह वापस आ जाए और वो आके जो 2007 में जिन्होंने रिजाइन कर दिया था वो वापस आ जाएंगे अंदर और वो आके सूरत हाल को संभालें, क्योंकि अदालतों को भी आग लगा दी है, वो लोग तो सड़कों पे हैं। वो मैंने कहा पूरा मुल्क का पूरा जो पॉलिटिकल सेटअप ही उनका, पार्लियामेंट को भी आग लगा दी, ऑपोजिशन को भी फेंटी लगाई, सबके पीछे उन्होंने कहा सब एक हो। अच्छा, फिर पुलिस के दरमियान में काबू पाने में नाकाम है। ये इतनी तेजी से हुआ है, लेकिन इसकी वजह से सोशल मीडिया पे पाबंदी नहीं है। सोशल मीडिया पे पाबंदी तो एक ट्रिगर करती है ना चीज़ों को। पीछे से पहले वो तूफान पकड़ा होता है कि जी मिस गवर्नेंस, करप्शन, ये जाएगा यार, 4 दफा तो ये रहा है यार, 5 दफा तो ये रहा है यार, उसकी जगह ये आ जाएगा, उसकी जगह फिर ये आ जाएगा। तो एक कंटिन्यूटी वो सबको एक ही तरह से देखते हैं। तो अब ये नेपाल जो जिसकी इतनी इस वक्त इंपॉर्टेंस है, उसकी बहुत सी, वैसे पूरा खूबसूरत प्यारा मुल्क है, लेकिन ये आप देखें ना दरमियान में ये बांग्लादेश में एक मुख्तलिफ अंदाज में हुआ, यहाँ तो पता ही किसी को नहीं, 24 घंटों के अंदर ये दरन तख्ता हो गया। तो ये जो सूरत हाल है पूरी दुनिया में इस वक्त एक क्योस की तरफ बढ़ रही है।